बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिल स्टार। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में गर्मा गर्मी का इस वक्त दौरा है। अगर आज के दिन आप पाकिस्तानी सियासत के अंदर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से नंबर्स गेम देखें तो आज आपको नंबर्स गेम कुछ और दिखाई देगी, कल कुछ और दिखाई दे रही थी और आने वाले दिनों में कुछ और दिखाई देगी। ये जो पूरे एतमादी दोनों तरफ दिखाई देती है, क्या ये सिर्फ माइंड गेम है या फिर नंबर्स पूरे हैं? अगर पूरे हैं तो फिर किसके हैं? ऑपोजिशन देखें तो ऑपोजिशन ये क्लेम करती है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और हुकूमत बौखलाहट के अंदर ऐसे इकदामात उठा रही है जिससे उसकी हार के वाज़े इशारे दिखाई देते हैं। हुकूमत को देखें तो हुकूमत ये समझती है कि ऑपोजिशन को अपने नंबर्स गेम कम होते दिखाई दिए, इसी वजह से उन्होंने तशद्दुद की सियासत अपनाने का रास्ता इख्तियार किया है। दोनों तरफ की पूरे एतमादी का सबब क्या है? दोनों तरफ नंबर्स गेम के हवाले से करंट सिनेरियो क्या है, करंट पोजीशन क्या है, जमीनी हकायक क्या बताते हैं? अगर तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास बुलाया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी? 63A के हवाले से जो बातें चल रही हैं उस पर अमल दरामद किस तरीके से होगा? अपोजिशन की स्ट्रेटजी क्या होगी? अपोजिशन जो हुकूमत के बारे में क्लेम कर रही है वो क्या इस वक्त जमीनी हकायक के मुताबिक उससे मुनासबत रखता है, मुताबिकत रखता है या नहीं? हमारे पैनल में आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब, इस स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है राव खालिद साहब ने, सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने, और कराची से हमें ज्वाइन कर चुके हैं सईद खावर साहब। मैं आप तमाम हजरात का मशकूर हूं। भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। तहरीक अदम एतमाद अगर देखें तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर इत्तेहादियों को भी मनाया जा रहा है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर इत्तेहादी जो है वो अपोजिशन से भी मुलाकातें कर रहे हैं, पंजाब में तब्दीली की भी बाज़ गश्त है, लेकिन वज़ीर आज़म की पूरे एतमादी का सबब क्या है? यासिर, देखिए, ये मामला अपोजिशन की जानिब से गुज़श्ता कुछ माह से तो ज़ेरे गौर था और मार्च के हवाले से बात ओपन हो गई थी कि हमने तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी है, लेकिन हुकूमती टीम को इस हद तक कि अपोजिशन इस कॉन्फिडेंट के साथ तहरीक अदम एतमाद लाएगी शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन माजरा ये है कि इस सारी गेम के अंदर जो एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी थोड़ा सा कुछ परेशानी का वो बायस बने कुछ दिन पहले तक, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी पर नज़रसानी की और अब उन्होंने फैसला किया है कि वो कानूनी आइनी लिहाज से और सियासी लिहाज से मैदान में खुलकर खेलेंगे, किसी लिहाज से वो कोई एतराज़ नहीं बरतेंगे। अब मामला ये है कि अगर हम पाकिस्तानी सियासत पर नज़र दौड़ाएं, बिलखसूस 1985 के बाद पहले तो जो हमारी हुकूमतें रहीं उनकी मुद्दत पूरी नहीं हुआ करती थी। जुनेजो हुकूमत ने 18 माह का वक्त निकाला, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने मुद्दत पूरी ना की, नवाज शरीफ की हुकूमत ने मुद्दत पूरी ना की, लेकिन 2002 के बाद हुकूमतों ने अपनी आइनी मुद्दत तो पूरा की, लेकिन वज़ीर आज़म 5 साल पूरे ना कर सके। जमाली साहब का दौर रहा, शौकत अजीज साहब आए, फिर नवाज शरीफ, फिर यूसुफ गिलानी आए, उनको जाना पड़ा, राजा परवेज़ अशरफ आए, उसके बाद नवाज शरीफ भी टाइम पूरा ना कर सके, शायद खगान अब्बासी आए। अब दोबारा एक मामला 3 साल के बाद उसी नहज पर पहुंचे हुए जो हमारी सियासी तारीख की अक्कासी करती हैं। लेकिन इस सारे सूरत हाल के दौरान जो बिलखसूस जब पंजाब के अंदर अली तरीन ग्रुप के बाद अलीम खान ग्रुप भी एक्टिव हुआ और वो सारी सिचुएशन सामने आई, तो प्राइम मिनिस्टर को अंदाजा हुआ कि अपोजिशन के लोग मुख्तलिफ स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे थे और अब वो इकट्ठे होना शुरू हुए, तो प्राइम मिनिस्टर भी फ्रंट फुट पर आ चुके हैं। इस सारी सूरत हाल के दौरान उन्होंने कानूनी अपनी टीम के साथ भरपूर मशावरत की है। अगरचे कि कुछ मामलात के ऊपर वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान सेम पेज पर दिखाई नहीं दिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी टीम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मर्जी रहनुमा है, वो ये चाहते हैं कि जो उन्होंने लाहेअमल तैयार किया हुआ है उसके मुताबिक इस मामले को हाउस के अंदर हमें हल करना चाहिए। उसके लिए जो तजवीज़ दी गई है उसके मुताबिक स्पीकर को चाहिए कि वो 14 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुला लें, 3 दिन की कार्रवाई होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए और 18 को वोटिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन उस दौरान बहुत से अहम काम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद तरतीब दे रहे हैं, खुद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इत्तेहादियों से मुलाकात का मामला हो या अपने नाराज अरकान के ऊपर नजर रखने और उनकी लिस्टें तैयार करने का मामला हो, अपोजिशन बहुत कॉन्फिडेंट है, बड़े बड़े फिगर्स की दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी अपने नाराज अरकान और वो अरकान बिलखसूस जिनके ऊपर डाउट है, जो कुछ भी मनफी रोल प्ले कर सकते हैं, उनका रास्ता कैसे रोकना है उसकी तैयारी भी कर ली गई है। आप रास्ता रोकने की बात करें भट्टी साहब, तो पंजाब के अंदर जो तब्दीली की बातें चल रही हैं, पंजाब में वजारत आला पे तब्दीली पे वज़ीर आज़म रजामंद हो गए, ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो हुकूमती हिकमत अमली क्या दिखाई देती है आपको? यासिर, बिल्कुल, अगरचे कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाने के हवाले से
बिल्कुल क्लियर कट थे कि उस्मान बुज़दार तब्दील नहीं होगा, वो उसकी कारकर्दगी से मुतमिन है और कभी अपने इस फैसले में उनका फैसला था, कभी उसमें मुतज़लज़ल वो नहीं हुए। लेकिन अब 3 रोज़ कब उनको इस बात का एहसास हुआ कि जो स्पेशली वो कहा भी करते थे कि जब आप बंद गली में जाएं तो आपको यू टर्न लेना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि उन्हें अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर नजरसानी कर लेनी चाहिए, इसमें कोई कबाहत नहीं है। पिछले 2-3 रोज उन्होंने इस माइंड के साथ गुजारे हैं कि अगर पार्टी के अंदर से कोई ऐसा कैंडिडेट हम वो सामने लेके आ जाएं जिससे जो पार्टी के अंदर जो एक नाराज अरकान है, जो पार्टी के अंदर इंतशार फील हो रहा है, जो अपोजिशन ने दरारें डाली हैं, अगर वो फिल हो सकती हैं तो नया रुकन लाने में कोई हर्ज नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जिसे वो कहते हैं कि माइंड गेम है, और वो इसके ऊपर थोड़ी सी उन्होंने अपना एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। उस बात पर गौर कर रहे हैं संजीदगी के साथ कि अगर मरकज की हुकूमत बच सकती है पंजाब को अलाइन करने के साथ तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। शायद आने वाले दिनों में हमें इसकी अमली तौर के ऊपर कोई रिफ्लेक्शन भी हमें सामने मिले, लेकिन अपोजिशन भी बहुत एक्टिव है आपके सामने है। और उसके साथ जो हम बात कर रहे थे नाराज अरकान की, ऐसे 30 से 35 अरकान जो ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं जो हुकूमत को डेंट डाले, उनका कानूनी और आईनी बंदोबस्त पेशगी करके रखा जाएगा। जब उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि ये लोग रोल प्ले करने जा रहे हैं, हुकूमत अपने तरीकेकार से अपने वसाइल से उनको नहीं रोक पा रही, तो फिर उनको अपने ही स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसद के जरिए से उनको फारिग करा दिया जाएगा। उसके ऊपर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, भले उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए हुकूमती टीम को सुप्रीम कोर्ट भी अगर जाना पड़े या कोई और भी गया, हुकूमत इसके ऊपर कायल है। फरोग नसीम साहब इसके ऊपर कन्विंस है कि हमें फिर पेशगी इक़दाम करने, हम इसके ऊपर वेट नहीं करेंगे कि हमारे अरकान हम उनकी वजह से हम पर कोई बड़ा डेंट डले। तो ये स्ट्रेटजी बिल्कुल वाज़ेह है कि हर तरह से मुकाबला होगा, कानूनी लिहाज से भी, आईनी लिहाज से भी, और हुकूमत के पास जो ताकत है, जो सियासी कार्ड है, उन्हें खेल के भी भरपूर तरीके से सारी सूरत हाल का मुकाबला किया जाएगा। आईनी और पॉलिटिकल कार्ड्स के जरिए मुकाबला करने के लिए हुकूमत तैयारी कर चुकी है। राव साहब, आप क्या समझते हैं, अगर वजीर आजम का कराची के अंदर कारकुनों से खिताब देखें जो गवर्नर हाउस में हुआ था, उसमें आपको ये लगेगा कि वो शायद थोड़ा सा गुस्से में थे, लेकिन आज अगर लोअर दीर का आप जलसा देखें, उसके अंदर वजीर आजम के जो खिताब के अंदर पूरा एतमादी इत्मीनान दिखाई देता था। आप क्या समझते हैं 2-3 दिन के अंदर ऐसी क्या तब्दीली हुई कि लहजे में भी कुछ नरमी आ गई है? नरमी अल्फाज में तो नहीं आई, लेकिन लहजे में जरूर आई। देखिए, अगर कराची और लोअर दीर उनकी जो डेमोग्राफी आप देखेंगे तो कराची में उनकी उस तरह से होल्ड नहीं है। वहाँ पे सिंध हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, और वहाँ पे जो उनका नैरेटिव है वो ऑल टुगेदर आप जब भी उनको देखेंगे वहाँ पे वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो जरदारी और सदर जरदारी जो साबिक है उनको हिट करते हैं, उनकी पार्टी को हिट करते हैं। वहाँ पे वो बिल्कुल डिफरेंट, ये उनकी अपनी डोमेन थी जहाँ वो आज थे, वहाँ पे वो बिल्कुल डिफरेंट उनका स्टाइल था। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त ऑब्जर्व किया। लेकिन जाहिर है वहाँ पे एक लॉन्ग मार्च हुआ सिंध के अंदर, हकूक मार्च जो किया गया, उसके बाद से एक टेम्पो बिल्ड हुआ था। वहाँ पे वो जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ वो नफरत जो है उसको वो हवा देने की कोशिश करते हैं, उस पर कैश करने की कोशिश करते हैं, और वो गुस्सा अपने वर्कर्स को यकीनन वहाँ पे दिलाएंगे। यहाँ पे तो उनकी इतनी सपोर्ट है, यहाँ इतनी मोहब्बत उनको मिलती है। आज का जलसा भी आपने देखा कितना भरपूर था, तो यकीनन वो यहाँ पे और स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे वो। और फिर पब्लिक रैलीज़ में इमरान खान का जो एक रूप होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब से उन्होंने ये तकारीर शुरू की हैं, जब से पब्लिक एड्रेस उन्होंने शुरू किया है, 2011 सबसे बड़ा जलसा जो है उससे लेके आज तक हमने देखा है, वो जब पब्लिक में जाते हैं तो वो फिर बहुत ही खुल के बातें करते हैं, जैसे आज भी उन्होंने की कि उसका मौलाना फजल रहमान के हवाले से जनरल बाजवा ने उनको कहा, तो उसका भी उन्होंने ख्याल नहीं किया। उसके बाद उन्होंने फिर न्यूट्रल के ऊपर जो अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं जिस तरह से, और इस किस्म की सारी चीज़ें वो जिस तरह वो बिल्कुल फिर वो राव साहब, आप क्या समझते हैं ऐसी बातें करने से वो ऑपोजिशन को तासुर क्या देना चाहते हैं? नहीं, वो ये जो बुनियादी तौर पे ये है, ये एक्चुअली क्योंकि वो पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वो अपोजिशन उनके जहन में उस तरह से नहीं होती। उनके जहन में अपना वोटर होता है, अपना सपोर्टर होता है, या मजीद किस तरह से वोटर और सपोर्टर को इकट्ठा किया जा सकता है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अपोजिशन के लिए वो जलसे नहीं कर रहे होते, वो अपनी स्ट्रेंथ शो ऑफ पावर जो है ना वो करने के लिए कर रहे होते हैं, और उस शो ऑफ पावर में वो अपने वर्कर्स को जिस तरह से एड्रेस करते हैं, उनके साथ अपने आप को बिल्कुल उनको कह लें कि बराबर ला के सामने ला के उनको एक उनके दिल की आवाज़ जिस तरह कह वर्कर की होती है, उस तरह की गुफ्तगू
गुफ्तगू वो करते हैं अपने एरिया के हिसाब से, और वो उनका जो मुखातिब होता है, वर्कर होता है, उनका जो इम्प्रेस करना होता है, जिसको उसने वर्कर को इम्प्रेस करना होता है, अपने वोटर को, या उसमें जो है ताकत ज़्यादा पैदा करना, उनको जोश जज्बा दिलाना, बुनियादी मकसद ये होता है। अपोजिशन के लिए तो वो करते ही रहते हैं तकरीर, कौम से खिताब करें, कहीं इंटरनेशनल फोरम पे बोलें, कहीं भी बोलें, वो उनका एक पेट जो है तकरीर का हिस्सा, वो तो अपोजिशन को टारगेट करते ही करता है, और ख़ास किस्म की आपको पता है वो उनके लिए अलकाबात इस्तेमाल करते रहते हैं जो अक्सर अपने कारकुनान को मोटिवेट करने के लिए वो वैसा लहजा अपनाते हैं जिससे कारकुन मोटिवेट हो सके। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है, इसी वजह से वो लहजा भी मुख्तलिफ हो सकता है। सईद खावर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। खावर साहब, अगर देखा जाए MQM उसका बयानिया ये है कि हम अभी अपने साथ खड़े हैं, हमने ऑप्शन खुले रखे हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तवातुर मुलाकातें हुई उनके रहनुमाओं की, तो बातें ये हो रही हैं कि बर्फ पिघलने के इम्कानात हैं, उनका झुकाव अपोजिशन की तरफ हो सकता है। हालिया मुलाकातों में उनकी जानिब से क्या डिमांड किया गया या कौन सी एश्योरिटी मांगी गई? यासर, हमने इसी नशिस्त में 1-2 हफ्ते पहले बात की थी और मैंने अर्ज किया था कि ये MQM और पीपल्स पार्टी एक कराची के बड़े स्टेक होल्डर हैं, और बदकिस्मती से 14 सीटें कौमी में और 25 सीटें सूबाई असम्बली की लेने के बावजूद PTI खुद को सिंध का स्टेक होल्डर साबित नहीं कर सकी। उसमें थोड़ा सा वज़ारत उज़्मा की तरफ से भी अदम तवज्जो रही है कि यहाँ उन्होंने जो 1100 अरब रुपए का पैकेज देने की बातें की, उन पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिसकी वजह से सिंध के अवाम में उन पर इत्माद उठ गया। अब बात यह है कि हमेशा ये पिछले दिनों सुहेल मंसूर साहब ने जो MNA रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, उन्होंने सेनेट के लिए इलेक्शन कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे निसार खोड़ों के हक में। तो एक MQM के दरमियान एक धड़ा मौजूद था जिसका इसरार था कि हमें इस्लामाबाद PTI के साथ जाकर हाथ मिलाने की बजाय हमारी जो मकामी पार्टी है जिसके साथ हमारे मफादात जुड़े हुए हैं, हमें सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के साथ मामलात करने चाहिए। तो ये एक सोच मौजूद थी, और उस सोच के नतीजे में जो प्रो पीपल्स पार्टी सोच रखने वाले लोग थे वो कामयाब रहे। और कल जो मुलाकातें हुई हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत से, उसमें जरदारी साहब भी मौजूद थे, उसमें बिलावल भुट्टो भी थे, और उसमें वज़ीर आला सिंध भी मौजूद थे। तो वहाँ जो बातें हुई हैं वो हैरान कुन मुलाकातें थी, जिस हमें 92 न्यूज़ को मालूमात हुई है। उसमें उन्होंने कोई वज़ीर आज़म के खिलाफ या किसी पार्टी के खिलाफ बात करने की बजाय जैसे दो बिछड़े हुए दोस्त या भाई अलहदा होते हैं और फिर मिलते हैं और उनके दरमियान जो गर्म जोशी होती वो पाई गई। और उन्होंने जो अपने अपने मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात दिए उस पर जरदारी साहब ने उनके साथ हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि मैं समझता हूँ कि आपकी तहफ़्फ़ुज़ात बजा हैं। और ख़ुद पीपल्स पार्टी वालों के लिए भी एक ये भुचक्के की बात थी कि वो हैरान रह गए कि उनकी क़यादत जो है वो उनकी तहफ़्फ़ुज़ात को मान रही है। बहरहाल ये एक खुशी ये इजलास तमाम हुआ और आइंदा के लिए पीपल्स पार्टी के लिए भी दरवाजे खुल गए हैं कि वो बहादुराबाद मरकज़ जाकर MQM के साथ रवाबित बढ़ाएं। और आने वाली जो अदम इत्माद की तहरीक है उसमें मुझे लगता यही है, क्योंकि एक नुक्ता मैं ज़रूर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि जहांगीर तरीन का बड़ा ग्रुप सामने आने की वजह से पाकिस्तान इसका एक वहाँ की पार्टी जो है उसका और तहरीक वो क्या है परवेज़ इलाही की पार्टी काफ लीग, और यहाँ जो है यहाँ हमारी MQM के जो बार्गेनिंग पोजीशन थी वो जरा कमजोर हुई है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि अब ये हुकूमत को ब्लैकमेल करने की पोजीशन में नहीं है, बल्कि अपने आने वाले दिनों के लिए हालात साजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। PTI के अंदरूनी इंतशार और अपने अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की वजह से इत्तेहादियों की पोजीशन जरा कमजोर हो गई है, वो बार्गेनिंग उस तरीके से नहीं कर सकते। राना साहब की तरफ बढ़ते। राना साहब, तहरीक अदम एतमाद, अगर इत्तेहादियों को देखा जाए तो इत्तेहादियों को किसी हद तक मनाया गया था, लेकिन फिर से इत्तेहादियों की जानिब से मुतालिबात, उनकी जानिब से बयानात और अपोजिशन के साथ मेल मुलाकातें, क्या आपको ये लगता है कि PTI हुकूमत की जो हिकमत अमली थी इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के हवाले से वो उसी पैटर्न पर जारी है या उनको उसके मुताबिक नताइज नहीं मिले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर है। PTI की हिकमत अमली अगर पहले दिन से बेहतर होती, अगर वो पहले दिन से अपने इत्तेहादियों को संभाल के रखते, अपने इत्तेहादियों की बात को सुनते, उनमें से
100% नहीं 40% ही काम कर देते तो शायद आज ये नौबत ना होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब बिल्कुल वो पंजाबी में एक कहावत है ना, बू या जंज मिथो कुरीद खान, जब बिल्कुल अदम एतमाद की तहरीक आ गई, जब सारे मामला शुरू हो गए, जब अपोजिशन एक्टिव हो गई, तो फिर अपने इत्तेहादियों की तरफ तवज्जो इन्होंने ज़्यादा कर दी। अब फिर इत्तेहादियों ने भी बाकायदा अपनी डिमांड्स में भी इजाफा कर दिया। इत्तेहादियों ने अपनी डिमांड्स के साथ साथ अपने नखरे भी दिखाने शुरू कर दिए। एक बात तो मैं आज आपको क्लियर कह दूँ, मेरे पास जो इतलात है अभी तक कोई बड़ा इत्तेहादी इन्हें छोड़ के नहीं जाएगा। कराची के इत्तेहादियों के मुतल्लिक बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो जा रहे हैं, शायद उनकी पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय हो गए हैं, शायद वो पीपल्स पार्टी के साथ आइंदा 2023 में तो शायद हो सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं। पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ा ग्रुप मौजूद है जो किसी सूरत में भी कराची के इत्तेहादियों को अपने साथ नहीं रखना चाहता, और कराची के इत्तेहादी एंटी पीपल्स पार्टी वोट देते हैं, पीपल्स पार्टी वाले एंटी MQM वोट देते हैं कराची में। ये बात ज़हन में रखनी चाहिए हमें, और इस बुनियाद पर जहाँ वो वोट लेते हैं तो वहाँ पर वो एक दूसरे के साथ नहीं जा सकते। आने वाले चंद दिन जो हैं यासर ये बड़े अहम हैं। आपको आज ये भी देखना होगा कि इत्तेहादियों से मुलाकातों का सिलसिला, आज 3 दफ़ा इत्तेहादियों से मुलाकातों का सिलसिला हुआ है। आज रात में या कल सुबह में MQM से भी एक मुलाकात है और एक बड़ी मुलाकात है। मुस्लिम लीग काफ से आज रात को फिर एक मुलाकात है। जिस तरह इस वक्त आज जिस तरह यार मोहम्मद रन जो है PTI के ये मौलाना साहब से मिले हैं, तो इसी तरह बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके मिलने से बलोचिस्तान में फ़र्क तो पड़ सकता है, वफाक में नहीं पड़ सकता। इस वक्त सारी गेम जो हो रही है यहाँ पंजाब में हो रही है। BAP के जो खैबर पख्तूनख्वा से अरकान असम्बली हैं, उनका ये मानना है कि हमारे MNAs जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत का साथ नहीं देंगे। देखें अभी ये सारी हवाई बातें हैं, ये आप इससे कह रहा कि कोई फाइनल है, कोई फाइनल चीज़ नहीं है। अच्छा। हर रोज़ बदलते हैं। फिर आज अगर आप ये बात करें तो आज मौलाना फजलुर रहमान का जो बयान है, मौलाना फजलुर रहमान की जो मायूसी है, पहली दफ़ा मौलाना साहब ने यह कहा है कि हम अदम एतमाद कामयाब हो तो बेहतर, नहीं होगी तो हम गलियों में लड़ेंगे। भाई जब आपके पास, आपको पता है इत्तेहादी आपके पास है, आपको पता वोट ज़्यादा आपके पास है, तो नहीं वाली क्या बात हुई? ना वाला लफ्ज़ तो फिर होने नहीं चाहिए, फिर तो दूर दूर तक ये नहीं होना चाहिए। या सर अभी तो चूँकि राव साहब और सहेल भट्टी साहब शहर इक़्तिदार में बैठे हैं और इक़्तिदार वालों के और इक़्तिदार छीनने वालों दोनों के बड़े करीब हैं, ये बेहतर बता सकते हैं कि क्या होगा। लेकिन मुझे तो लगता है शायद अदम एतमाद से एक दिन पहले कोई फरीक जो है अदालतों की तरफ चला जाए। हो सकता है अदम एतमाद से एक दिन पहले कोई और ही ऐसा काम पड़ जाए कि जिसके बाद मामला किसी और तरफ चले जाए। या सर बड़ी सूरत हाल है। इत्तेहादी जो हैं, इत्तेहादी आखिरी रोज़ तक मुख्तलिफ लोगों से मिलते रहेंगे और ये हिकमत अमली भी होती है। हो सकता है ये हिकमत अमली हुकूमत की ही हो सकता है हुकूमत ने ही अपने इत्तेहादियों को ये टारगेट दिया हो कि जनाए मिलते रहें और उनको तसल्ली देते रहें, और जब तसल्ली देते देते एंड टाइम पे आगे पता चले कि इत्तेहादी किसी और तरफ करें। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। देखें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अदम एतमाद इतनी आसान नहीं है। अच्छा, अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाना इतना आसान होता तो आज की गुफ्तगू और कल का मौलाना फजलुर रहमान का स्टाइल, कल जो था वो और आज, इसमें ज़मीन आसमान का। राव साहब आप क्या राय रखते हैं? अपोजिशन के जो तासुरात हैं, वज़ीर आज़म के लहजे पे हमने बात कर ली है, अपोजिशन का आपको लहजा क्या दिखाई देता है? थका हुआ लहजा है, मायूसी है, या पूरा एतमादी है, या ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए जब ये सारा ख़त्म हो जाएगा ये शोर शराबा तहरीक अदम एतमाद का, फिर आपको पता चलेगा कि शायद मौलाना फजलुर रहमान को भी कुछ इसके नतीजे में मिल जाए और जरदारी साहब को भी मिल जाए। सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम लीग नून का होने जा रहा है, और मुझे ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून को ट्रैप करके इस तहरीक अदम एतमाद में फंसाया गया है। अब उनके पास पीछे हटने का रास्ता कोई नहीं और ना उनको पीछे हटने दिया जा रहा है। वो कोशिश शायद कर रहे हैं कि किस तरह से बीच में से निकलने की, लेकिन अब निकला नहीं जा सकता। अब इस लेवल पे आ गई हैं ये सारी चीज़ें कि ये हो नहीं सकता। अपोजिशन की जो भी स्ट्रेटजी रही है, जिस तरह से भी रही है, उन्होंने बहुत मिसकैलकुलेट किया पूरी सिचुएशन को। जबकि हुकूमत ने, जैसा भट्टी साहब ने कहा, सियासी तौर पे, आइनी तौर पे उन्होंने जो निकाली हैं जो नुक्ते या जिस तरह से उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है,
उसमें भले इत्तेहादी भी चले जाएं अपोजिशन के साथ, वो गवर्नमेंट को इस वक्त गिराना बहुत मुश्किल है। सियासी स्ट्रेटजी में उन्होंने अपोजिशन के बंदे तोड़े हुए हैं। ये सारे इधर पता है इस्लामाबाद में सबको 12 बंदे कम से कम, क्योंकि उनके 162 है तो 150 है इस वक्त उनके पास, और 150 में 172 करने के लिए 22 बंदे चाहिए। इत्तेहादियों के जाने के बाद उनके कोई 100 कह ले के 65-68 के करीब हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 162-63 के करीब होंगे। तो 10-12 बंदे उनको पीटीआई के चाहिए। उसके लिए हुकूमत ने आइनी स्ट्रेटजी तैयार कर ली है। वो स्पीकर के जो इख्तियारात हैं असेंबली के अंदर रूलिंग देने के, या उसको कोई भी उनके सामने जो गैर आइनी कदम हो रहा है उसको रोकने के, यानी आपको फिल वक्त हुकूमत मजबूत दिखाई देती है। और हुकूमत के जो 3 ऑप्शन है, सियासी, कानूनी और आइनी, उसको देखते हुए हुकूमत अपने पत्ते शो करेगी। और हुकूमत की जो इस वक्त स्ट्रेटजी है वो बेहतरीन जा रही है। नुकसान अपोजिशन को है। नाज़रीन, पंजाब की सियासत पे बात, पंजाब का सियासी मंजरनामा, और यही बात कि किस जमात को क्या मिलेगा, सियासी बेनिफिट क्या होगा और सियासी नुकसान किस जमात का हो रहा है, उसी पे बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, पंजाब की अगर सियासत पे बात करें, पंजाब के वज़ीर आला की तब्दीली के हवाले से बेशतर खबरें गर्दिश करती रहीं, उसकी तरदीद भी होती रही। खबर यह भी आई कि वज़ीर आला ने खुद इस्तीफ़ा पेश किया और वज़ीर आज़म ने रद्द कर दिया है। शहबाज गिल साहब ये कहते थे कि कोई तब्दीली नहीं होगी, फवाद चौधरी साहब ये कहते रहे कि तब्दीली नहीं होगी। इसके पीछे मुहर्रिकात और भी हैं कि कौन कौन से वज़रा तब्दीली की ख्वाहिश रखते थे। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से अपोजिशन के साथ रब्ते किए जाना, फिर तारिक बशीर चीमा साहब का यह दावा करना कि वो तब्दीली पर रजामंद हो गए हैं, फिर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर दिया कि बाद में दावे किस हद तक पूरे होते हैं ये कौन बताएगा, हमें बच्चा समझ रखा है। ऐसी बहुत सी बातें गर्दिश करती हैं। लेकिन इसके पीछे हकाइक क्या है? क्या तब्दीली होगी? क्या ये तब्दीली विफाक को बचा पाएगी? और इस तब्दीली से कितने लोगों को राजी किया जाएगा, ये एक अहम सवाल है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पंजाब तब्दीली के हवाले से अब तक की सारी बातें, अब तक की अपोजिशन का क्लेम, इत्तेहादियों की बातें, तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप की बातें, आप क्या समझते हैं? वज़ीर आज़म ने फैसला कर लिया है तब्दीली के हवाले से? बिल्कुल फैसला कर लिया है, लेकिन वज़ीर आज़म उस फैसले पर अमल दरामद किस तरह करेंगे, इलेक्शन ये अदम इत्तेमाद की तहरीक के बाद क्या होगा, वो हिकमत अमली जो है वो अभी तक उन्होंने वो एक पत्ता जो है वो अपने पास रखा हुआ है। हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि इस हवाले से ये फ़ैसला हो चुका है, और ये फ़ैसला सिर्फ़ हुकूमती इत्तेहादी, हुकूमत के अंदर पैदा होने वाले इज़्तिराब, उससे नहीं, और भी बहुत सी तरफ से ये वज़ीर आज़म को कहा गया था कि पंजाब अगर आज मजबूत होता और पंजाब के अंदर अगर आज तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, वज़ीर आला ने कोई ऐसा काम किया होता तो उससे 5, 6 या 10 MNA हुकूमती अपोजिशन के तोड़ना कोई मसला नहीं था। लेकिन एक भी MNA पंजाब हुकूमत की तरफ से तोड़ा गया, जो तोड़ भी हुई है वो किसी और तरफ से हुई है। तो ये एक तो फैसला हो चुका है, चूँकि वज़ीर आज़म समझते हैं कि अगर मैं इस वक्त में फौरी तौर पर पंजाब की हुकूमत को तब्दील करता हूँ, देखें उसका भी एक तरीक़ेकार है, एक आइनी है। अगर वज़ीर आला अपना इस्तीफ़ा पेश करते हैं तो पंजाब की तमाम जो असम्बली है वो तमाम वज़रा जो है कबीना जो डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर एक नई कबीना बननी पड़ेगी, नया एक वोट लेना पड़ेगा, नया एक नाम सामने आएंगे, उसमें कौन कौन सामने आता है, किस किस को वोट पड़ते हैं, कौन कौन उम्मीदवार हो जाता है, उस मरहले में ये शायद मरकज़ से ज़्यादा मुश्किल हो जाना था। लिहाजा ये फैसला हुआ कि पहले हमें मरकज़ को जीतना चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म के करीबी, बड़े करीबी एक जो शख्स है उसने मुझे कहा कि जनाब बात यह है कि हम वज़ीर आज़म पहले देखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पंजाब में भी तब्दीली कर दूँ और बाद में पता चले कि मेरे साथ वफाक में भी हाथ हो गया है। उन्होंने कहा पहले मैं देखना चाहता हूँ अगर मैं वफाक में मजबूत हो गया और वफाक में मैं अदम इत्तेमाद में कामयाब हो गया, और जिन लोगों ने मुझे इत्तेमाद दिया है, जिन लोगों ने मेरे साथ कमिटमेंट की है, अगर वो अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरे तो फिर पंजाब के अंदर तब्दीली करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मुझे पता होगा कि मैं ऊपर बैठा हूँ और पंजाब में मैं जिसको भी लाऊंगा वो किस तरीके से उससे काम लेना है और आइंदा किस तरीके से उसको चला सकूंगा। इसलिए ये फैसला ज़रूर हुआ है कि तब्दीली होगी। अब ये तब्दीली अदम इत्तेमाद की तहरीक के बाद होती है। देखें ये बड़ा उन्होंने, उस शख्स ने मुझे बड़ा सिंपल सा कहा, उसने कहा बात यह है कि अगर अदम इत्तेमाद कामयाब हो गई तो फिर हमारे लिए पंजाब भी कोई अहमियत नहीं रखता, हमारे लिए फिर पंजाब की क्या अहमियत है, फिर तो पंजाब नेचुरली तौर पे बदल जाएगा, फिर पंजाब के अंदर वाकई तब्दीली आ जाएगी, सिर्फ हमारे पास अगर कोई मजबूत रहेगा तो वो KPK रहेगा। तो ये बात तो एक तो पंजाब में तब्दीली का फैसला हो चुका है। दूसरी बात देखें यासर, हमने अपने प्रोग्राम में कहा था जितनी मर्जी तहरीक इंसाफ तरतीब करें,
जितना मर्जी तहरीक इंसाफ के लोग कहें, जितना मर्जी अब्दुल अलीम खान के तर्जमान कहें कि उनकी मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई। मैंने अपने प्रोग्राम में हमने कहा था, अगर हमारे पास क्लिप हो तो आप देख सकते हैं, कि जिसमें हमने कहा था कि 2 बड़े जो इस बैठे हैं उनमें से एक मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, और ये मामला तय हो दोनों की मुलाकात की बातें भी गर्दिश कर जी। अब तो दोनों की मुलाकात की बातें भी मुलाकात ही मुलाकात एक ही हुई, एक शख्स की हुई है, और वो आज के दिन के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि आज के दिन में मुलाकात हो सकती है। नहीं होगी, आप देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरी मुलाकात नहीं होगी, ठीक। ये मुलाकात तय थी, ये पहले भी मुलाकात हो चुकी थी, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ चीज़ें हो चुकी थी। तो यासर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जो चल रही थी, और जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो इसमें क्लियर था। और मैं आपको ये भी बता दूं, हमने उस दिन प्रोग्राम में ये भी आपको बताया था कि जब अलीम खान ने अपने गाड़ी इजलास बुलाया था तो उसने ये नहीं कहा था कि माइनस बुज़दार, उसने वाज़े तौर पर अपने तमाम लोगों को उस वक्त कहा था कि हमने आइंदा इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की टिकट पर लड़ना है। इस बात की तस्दीक वहाँ मौजूद 2 मिनिस्टर्स ने की थी मेरे साथ, और आप भी वो टीवी पे आके भी ये बात कहने के लिए तैयार है। तो जब उस वक्त ये फैसला हो चुका था कि ये मुस्लिम लीग नून की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मौजूद 11 में से 8 अरकान के ये कहने पे कि हम मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम पार्टी के अंदर बैठ के तो पार्टी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि हम नून लीग में चले जाए, हम नहीं जाएंगे, तो उसी वक्त ये फाइनल हो चुका थी सारी चीज़ें कि ये मामला इस तरीके से चल रहे हैं। कौन किसके साथ कहां पर सेटिंग कर चुका है, किसने अपना कौन सा रूट बना लिया है। इसलिए एक बात तो ज़हन में रखिएगा कि दूसरी बात ज़हन में आपको बता दूं, शरीफ खानदान किसी सूरत में भी अपनी फैमिली, अपने खानदान से बाहर किसी को वज़ारत आला नहीं देगा, किसी को नहीं देगा, चाहे वो अब्दुल अलीम खान साहब हो, चाहे वो कोई और हो, नहीं देंगे। भाई शरीफ खानदान ने आज तक किसी को वज़ारत आला दी। पंजाब में उनके पास राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे, पंजाब में उनके पास और लोग मौजूद नहीं थे, उस वक्त नहीं दी, तो अब क्यों देते? वो बिल्कुल नहीं है। तो पंजाब की वज़ारत आला जो है ये तब्दील होगी अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने की सूरत में। अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने की सूरत में पंजाब की वज़ारत आला तब्दील होगी। भट्टी साहब, शहर इक़्तिदार में आप बैठे, आपने पहले हुकूमत की स्ट्रेटजी बताई कि वो आईनी, सियासी और कानूनी लिहाज से तमाम नुकात के ऊपर इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं और उसको जांच और परख रहे हैं। अपोजिशन की स्ट्रेटजी क्या दिखाई देती है? अपोजिशन के हवाले से बातें ये भी आ रही थी, स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी तहरीक लाई जाएगी, सदर के मवाक़े की बातें भी थी। अगर 63A के हवाले से ही कानूनी वो मुशावरत कर लेती है हुकूमत, फिर उसको काउंटर अपोजिशन किस तरीके से करेगी? यासर देखिए, अपोजिशन ने भी बहुत सोच विचार के बाद, बहुत अपने होमवर्क करने के बाद अपने कार्ड शो की हैं। अल्टीमेटली उन्होंने आके तरीके अदम एतमाद जमा करवाई। अगर हम ये कहें कि उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टंट किया है तो ये तो दुरुस्त ना होगा। यकीनी तौर के ऊपर उनकी भी वर्किंग थी और काफ़ी महीनों से ये काम जारी था। ये बात कोई कुछ हफ्तों में तय नहीं हो पाई, बल्कि बहुत से बैकडोर राब्ते जारी थे। अपोजिशन रहनुमा मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कुछ दीगर रहनुमा और सबसे बढ़कर आसिफ अली जरदारी मुख्तलिफ जगहों पर राब्तों में थे। जब उन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल किया तो ये उन्होंने स्टेप लिया। अगर इस वक्त हम अपोजिशन लीडर्स की बात करें, शहबाज शरीफ हों, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी हों, जो इस वक्त इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं। और इस बात का किसी हद तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अंदाज़ा है और इस वजह से वो काफ़ी हद तक जरदारी साहब को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। और एक आला सतही इजलास के दौरान जरदारी साहब के रोल के हवाले से बहुत तफसील के साथ बात भी हुई। असल में मामला ये कि जरदारी साहब, इमरान खान साहब को शायद अंदाज़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी अंदाज़ा है, जरदारी साहब जब मैदान में उतरते हैं तो वो दीगर जमातों के बरक्स वो किसी न किसी कमिटमेंट, सॉलिड अंडरस्टैंडिंग के साथ आते हैं। अगरचे के माजी करीब में और माजी में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने बेल आउट किया है, उन्हें सपोर्ट किया है। और वो भी जो उन्होंने सपोर्ट दी, यूसुफ अली गिलानी का सेनेटर बनना हो या फिर उसके बाद सादिक संजानी का चेयरमैन सेनेट बनना हो, इस सारे मामलात के अंदर जरदारी साहब किसी डायरेक्शन के ऊपर ये सारा रोल प्ले कर रहे थे। अगरचे के अपोजिशन उस वक्त शोर मचाती रह गई, लेकिन उन्होंने अपना ड्यू रोल प्ले किया। और अब भी जरदारी साहब किसी मखसूस अंडरस्टैंडिंग के तहत अपना ड्यू रोल प्ले करते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से परेशानी है गवर्नमेंट के लिए। अगरचे के मैच तो बहुत सख्त है, नेक टू नेक चीज़ें चल रही हैं और आखिरी दिन तक बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन अपोजिशन का होमवर्क उन्होंने उनका काफ़ी किया हुआ है। अब अपोजिशन के होमवर्क का तोड़ हुकूमत के पास क्या है, वो किस मौसर तरीके के साथ माइंड गेम को प्राइम मिनिस्टर चेंज करने में कामयाब होते हैं, नंबर्स पूरे कर लेते हैं और इनको कानूनी और आइनी तरीके से कैसे नॉकआउट करते हैं। और हुकूमत के पास वसाइल भी हैं, स्ट्रेटजी इवॉल्व करने की सलाहियत भी है, वो कौन सी बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ते हैं ये बहुत मैटर करता है। लेकिन मामला काफ़ी गंभीर है। अपोजिशन ने पहले मरले में
हुकूमती किले में दरारें तो डालनी हैं, वो सामने हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही हैं और इस बात की परेशानी भी है हुकूमत को, और जिसके अंदर जहांगीर तरीन ग्रुप है, अलीम खान ग्रुप है, वो सब लोग अपने एफर्ट प्ले कर रहे हैं। उसके बाद जनूबी पंजाब से कुछ MNAs और MPs हैं जिन्होंने अगरचे कुछ रोज़ कल प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल वाज़ेह है कि इनकी सपोर्ट, इनकी हमदर्दियाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ नहीं हैं। इन ऐसे उन लोगों समेत बाकी जो नाराज़ अरकान हैं उनको रोकने के लिए मौसर लाहे-अमल तश्कील दिया जा रहा है। अगर वो लाहे-अमल काम कर जाता है और अगरचे के सिचुएशन कुछ नाखुशगवार भी रहेगी, आने वाले दिनों में हमें देखने का मौका मिलेगा, चूंकि कुछ ही ऐसी थोड़ी सी स्पेस है जहां पे कानूनी इंटरप्रिटेशन के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी का हुकूमत ने ही सहारा लेना है या पोजीशन ने वहां पे कोई एज लेना है, वो ही डिफाइनिंग टाइम होगा। और उसके बाद जिसे कहते हैं कि वो जब देख चौधरी परवेज लाई साहब भी कहते हैं कि देख हंडिया चढ़ी हुई तो कुछ निकलेगा, हंडिया के नीचे एनर्जी का कमी है, एनर्जी जिसने प्रोवाइड कर दी तो काम उसी डायरेक्शन में हो जाना है। ठीक, राव साहब बात कर लेते हैं पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। मौजूदा दौर के अंदर कौन सी जो पार्टी ऐसी है जो मुस्तकबिल के अंदर अपने आप को मजबूत करती दिखाई देती है? अगर हम ग्राउंड में एक्टिविटीज़ देखें, जमीयत उलमा इस्लाम भी अपनी एक्टिविटी शुरू कर चुकी है, वो बेशक अंसारुल इस्लाम के सूरत में हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना अवामी लॉन्ग मार्च कर लिया, पंजाब के अंदर उन्होंने एक नया पैगाम दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जल्द से जुलूस कर रही है। क्या आपको ये नहीं लगता कि तमाम जमातें इस वक्त अपनी जो अवाम के अंदर मकबूलियत है उसको बढ़ावा दे रही हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खामोशी जो है वो उसे नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, मैं पहले भी बात की थी, भट्टी साहब ने बड़ा एलेबोरेटली सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। आसफ जरदारी साहब नो डाउट बड़ा मेन करैक्टर हैं इसमें, और सबसे बड़े बेनिफिशरी मैंने पहले भी कहा वही होंगे इसके। जब ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ये सारा ड्रामा, उस वक्त आपको पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी को कितना फ़ायदा पहुंचा है और वो उसकी सूरत क्या हो सकती है। वो मेरे ख्याल में मोस्ट प्रोबेबली जो नून की नुकसान की बात हम कर रहे हैं, यकीनन पॉलिटिकली उसको नुकसान होगा। उसके कुछ 20 से 22 अरकान ऐसे हैं जो कुछ 6 महीने पहले जिनके जब एक दफ़ा उस वक़्त नैरेटिव का इशू चल रहा था या गड़बड़ शुरू हुई थी नून के अंदर से, कुछ लोग नाराज़ थे जब फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें की गई और जिस तरह से नाम लेके कहा गया, तो उनकी कोई नेगोशिएशंस किसी तीसरे फ़र्द ने कराई थी पीपल्स पार्टी से। तो पीपल्स पार्टी उन 20-22 अरकान पे उम्मीद लगा के बैठी हुई है। इस तहरीक अदम एतमाद की नाकामी की सूरत में ही वो उनको अरकान मुयसर आ सकते हैं, क्योंकि ये नाकामी जो है सबसे ज़्यादा हिट मैंने जैसे पहले कहा नून को करेगी, क्योंकि नून के अंदर इंटरनल जो फैमिली रिफ्ट है वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, उसको रोकने की कोशिश की गई। इस तहरीक अदम एतमाद के पेश होने के बाद वो छुप गई हैं चीज़ें फ़िलहाल, लेकिन जब ये मंजर आम पे आएंगी तो आएंगी। फिर मैंने आपको ये भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को भी शायद कुछ फ़ायदा हो इसके नतीजे में, जैसे पीपल्स पार्टी के मैंने जिक्र किया। फजलुर रहमान साहब को क्या फ़ायदा हो सकता है? बलूचिस्तान की गवर्नमेंट पे फिर अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, उनको वहाँ पे किसी तरीके अकोमोडेट किया जा सकता है। तो ले दे के जो है अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा नुकसान नून का होना है। जहाँ तक पॉलिटिकल एक्टिविटी की बात है, वो तो आपको पता है बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं। एक ये भी कहा जा रहा है कि शायद अर्ली इलेक्शंस कॉल कर दे प्राइम मिनिस्टर इस तहरीक अदम एतमाद के बाद। तो यकीनन सारी पार्टीज़ लगी हुई हैं अपने इस काविश में कि वो किसी तरीके से अवाम में जो उनका राब्ता है वो मुसलसल रहे और उनको मोटिवेट करते रहें। तो ऑब्वियसली ये उसके नतीजे में ये सारी कोशिशें और काविशें हो रही हैं। जी, कोशिशें और काविशें हो रही हैं और सबसे ज़्यादा तहरीक अदम एतमाद का सिनेरियो ख़त्म होगा तो फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। सईद खाबर साहब, हमने बिलावल भुट्टो को उनकी सियासत के अंदर जब भी गुफ्तगू करते हुए देखा है, तहम्मुल मिजाजी देखी है। जलसों की सियासत के अंदर थोड़ा सा लहजा बुलंद हो जाता है लेकिन चेहरा कभी स्पार्ट नहीं हुआ। अगर उनकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, चेहरा स्पार्ट था, गुस्सा भी था, वो उनके अल्फाज भी बयान कर रहे थे वो गुस्सा। तनकीद पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे होती रही लेकिन लहजा कभी ऐसा नहीं देखा बिलावल भुट्टो जरदारी का। क्या समझते हैं तहरीक अदम एतमाद की वजह से ये लहजा ऐसा है, नंबर्स गेम की वजह से, या वजह कुछ और है? देखिए, पहली बात तो यह है कि बिलाशुबा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अवामी लॉन्ग मार्च कराची से इस्लामाबाद तक करके अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है और इस दौरान एक तरह से उनकी सियासी तरबियत भी हुई है कि बड़े बड़े इज्तिमात से और दिन में रात में मुख्तलिफ शहरों में। अब ये देखें कि कराची से लेकर इस्लामाबाद तक 9 दिनों में उन्होंने 36 शहरों में कोई 36 शहरों में 40 के करीब खिताब किए हैं और इससे यकीनन उनमें एक एनर्जी थी जिसका उन्होंने मुजाहरा किया। जहाँ तक उनके इस ताज़ा तरीन लबो लहजे का मसला है
तो ये पाकिस्तान की सियासत हमेशा सुल्तान रही टाइप की रही है। आप देखें कि जब तक सियासत में, मौजूदा सियासत में बढ़के ना हो, एक दूसरे को गिराने दबाने की बातें ना हो, तो आम आदमी जो है वो अट्रैक्ट नहीं करता। वो समझते हैं एक लड़का है जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, बीबी का बेटा है, तो उसके बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी के साथ जोर आजमाई कर सके। लेकिन कल बिलावल ने उन लोगों को बताने की कोशिश की है, इसलिए कि उनके वालिद साहब के हवाले से बात की गई थी, तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये सिंध के लोगों को भी पैगाम देना था कि जो उन्होंने लीडर मैदान में उतारा है उसमें इतनी सलाहियत है कि वो अपने खानदान की लड़ाई, वो बेनज़ीर के भुट्टो साहब के विरसे और बाप के विरसे की बात आगे चला सकता है, बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ ये है कि जब तक आप अपोजिशन में रहते हुए हुकूमत के ताबड़तोड़ हमलों का जवाब आंख दिखाकर न दें, तो अवाम इस तरह के लीडर को पसंद नहीं करती। इसलिए मैं समझता हूं कि बिलावल के कल के रवैये को अगर एक सियासी हिकमत अमली समझा जाए तो ज्यादा मुनासिब। उनके लबो लहजे को सियासी हिकमत अमली समझा जाए तो ये गलत नहीं होगा। वो सियासी ही के तहत ही वो अंदाज अपनाना चाहते हैं जो पाकिस्तान की सियासत में मकबूल है। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, परसों की जो एक मुलाकात का जिक्र हो रहा है, जो लंदन में मुलाकात हुई बुध के रोज़ अलीम खान साहब की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, इस मुलाकात के तज़किरे बहुत हैं, चर्चे भी बहुत हैं। इस मुलाकात से निकलेगा क्या? इस मुलाकात में कौन सी यकीन दहानियां करवाई गई और पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन तो तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां कर रही है, उस हवाले से नंबर्स गेम पूरे करने की कोशिश कर रही है। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर हिकमत अमली क्या होगी? मियां नवाज शरीफ साहब वहीं रहेंगे या वापस आ जाएंगे? ये भी बातें बहुत सी गर्दिश कर रही हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें गर्दिश कर रही हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो ये बात डिसाइड हुई थी पीडीएम के और अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ कि उस सूरत में नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? कोई पीडीएम के साथ नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब डिसाइड कर चुके हैं। देखेंगे उनकी वो जो डिसाइड अपनी फैमिली में अपने साथ करेंगे वो उसी पे अमल करेंगे। वो पीडीएम किसी पे अमल नहीं करेंगे। देखें, मियां नवाज शरीफ जो है वो ज़हनी तौर पर तैयार होकर बैठे हैं इस सूरत में पाकिस्तान आने के लिए कि अगर तहरीक एतमाद कामयाब हो जाती है और उसके बाद उन्हें इशारा मिलता है, वो एक इशारे के भी इंतज़ार में है। अगर उन्हें किसी तरफ से इशारा मिलता है कि पाकिस्तान आ जाए तो मियाँ साहब की बीमारी का सर्टिफिकेट तंदुरुस्ती में उसी वक्त तब्दील हो जाएगा। मियाँ साहब को उसी वक्त कह दिया जाएगा कि आप सिर्फ 12 घंटे नहीं या 22 घंटे भी सफ़र कर सकते हैं, तो मियाँ साहब तैयार होंगे। अब तक की जो मेरे पास इतलात है, मियाँ नवाज शरीफ सबसे ज़्यादा इस अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से परेशान भी हैं और संजीदा भी हैं। ये जो शोर मचता है कि पहले मचता था कि सिर्फ एक कि शायद आसिफ अली जरदारी साहब पर इल्ज़ाम लग रहा था कि वो नोटों की बोरियां खो रहे हैं। हमारे पास इतलात ये है कि मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियत के कहने पर पाकिस्तान के 3 बड़े ट्राइकॉन जो हैं जिनका तल्लक बड़ी मारूफ जिसे कहते हैं प्रॉपर्टी इंडस्ट्री से है, वो इस पर बड़े एक्टिव हुए हैं। और एक शख्स जो है जिस पे काफ़ी इल्ज़ामात भी हैं, जिसके मतलब कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में उन्हें बड़ा नवाजा था और वो भी एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी इस पर बड़े एक्टिव हैं और बाकायदा उनकी 3 फार्म हाउस जो हैं वो इस्लामाबाद में है और वो इसी काम के लिए इस्तेमाल भी हो रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ, उनके बहुत से मुलाजमीन जो हैं वो इसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी हल्कों का कहना है कि जैसी अदम एतमाद कामयाब होगी तो 3 मुख्तलिफ एयरलाइंस की टिकटें तैयार होंगी और मियाँ साहब आने के लिए तैयार होंगे। और इसहाक डार साहब जो है वो तो बेशतर वहाँ पे सहाफ़ियों को ये कह चुके हैं कि हमारे मामला तय हो चुके हैं और हम बहुत जल्द पाकिस्तान की तरफ उड़ान भरने वाले हैं। और ये सारे मामला जो देखें मियाँ, इसमें अगर लूज़ करेगी तो बिल्कुल खालिद साहब ने, राव साहब ने ठीक कहा, अगर लूज़ करेगी तो मुस्लिम लीग नून करेगी, अगर फ़ायदा उठाएगी तो इसमें मुस्लिम लीग नून उठाएगी। मुस्लिम लीग नून जो है उसकी क़यादत जो है पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है उस पर सबसे ज़्यादा केसेस है। मुस्लिम लीग नून जो है वो इक़्तिदार की ज़्यादा मुतवन्नी है कि हमें फौरी इक़्तिदार मिल जाए, तो इसके लिए मियां नवाज शरीफ बड़े बेकरार है। और मेरी आज मुस्लिम लीग नून के एक ज़ुबादार शख्स से बात हुई तो इन्होंने से ये सवाल किया, मैंने कहा जी मियां साहब की वापसी अदम एतमाद की तहरीक से पहले बाद में, उसने कहा अदम एतमाद की तहरीक तो पेश हो गई, अब तो सिर्फ फैसला होना है और अगर मियां साहब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है
तो उससे 15 दिन के अंदर अंदर मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान होंगे। 15 दिन, मैं कहा 15 दिन बहुत जल्दी नहीं, उनकी बीमारी, सर्टिफिकेट, एक ऑपरेशन, बाकी मामला, उन्होंने कहा जी वो सारा कुछ क्लियर है, बस ये अदम एतमाद की तहरीक इसलिए वापसी आसानी हो जाएगी। उसने कहा वो आ जाएंगे और आकर फिर वो पाकिस्तान में अपनी जमात को लीड करेंगे, और वो अगर उनके भाई भी वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो उसके बावजूद भी वो उन पर यकीन कम करेंगे, वो फौरी पाकिस्तान आकर चाहेंगे मेरे केसेस ख़त्म हो और बाकी मामलात को मैं खुद देखूँ। सही। राव साहब, हमने बारहा ये डिस्कस कर लिया कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में कुछ अपोजिशन जमातों की राय ये है कि निगरान सेटअप हो और कुछ की राय ये है कि वक्त पूरा गुजारने दिया जाए। लेकिन खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि उनका इत्तफाक हो चुका है कि निगरान सेटअप ही होगा, पंजाब की हुकूमत जो होगी वो हुकूमती इत्तेहादी जमात को दी जाएगी और उसके बाद 3 माह के बाद ये इलेक्शन हो जाएंगे। आपकी इत्तलात क्या कहती हैं, सोर्सेज क्या बताते हैं? देखिए, ये तो कामयाबी की सूरत में जो भी सीन बन रहा है उसमें अगर आप इलेक्शन कमीशन की राय को मद्देनज़र रखें तो उन्होंने कहा जी हम 8 महीने कम अज़ कम हमें चाहिए, अगले अगर जनरल इलेक्शन होने हैं तो उसके लिए तैयारी के लिए कम अज़ कम चाहिए। लेकिन राव साहब, अगर तमाम जमातें इसी बात पर मुत्तफिक हो जाती हैं कि पुरानी मर्दमशुमारी पे इलेक्शन करवा लिया जाए? बिल्कुल सही हो, कुछ भी हो सकता है, नो डाउट, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह कि एकदम से जो सियासी बुखार आएगा मुल्क के अंदर इस सूरत हाल में, उसके नताइज क्या निकल सकते हैं, उसके नतीजे में किस किस्म की सियासी बेयकीनी मुल्क में पैदा हो सकती है, क्या स्मूथली सारी चीज़ें हो जाएंगी? मेरा नहीं ख्याल कि इतनी स्मूथली सारी चीज़ें होंगी। जब नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगी तो सूबे पंजाब में, पंजाब KP है, बलूचिस्तान है, सिंध है, 4 सूबे क्या वो इंटेक्ट रहेंगे? क्या वहाँ की हुकूमतें तोड़ दी जाएंगी? पंजाब और KP अगर हुकूमत नहीं तोड़ी जाती और वो उनके होते हुए इलेक्शन होते हैं तो क्या अपोजिशन उसको मान लेगी कि ये दोनों हुकूमतें, बुज़दार साहब और महमूद साहब बैठे रहे इमरान खान के जो इशारे पे चलते हैं, तो उसके नतीजे क्या उसका निकलेगा? या बलूचिस्तान गवर्नमेंट रिजॉल्व नहीं करते तो ये बड़ा एक खिचड़ी सी पक जानी है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा सियासी अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, बेयकीनी पैदा हो जाएगी, उससे कोई बेहतरी की सूरत नहीं निकल सकती। खावर साहब, आप तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में आइंदा का मंजरनामा क्या देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ, एक तो आपने नवाज शरीफ साहब की बात की, वो यकीनन आने के लिए बेचैन है, लेकिन इस सारी तहरीक में जो अदम एतमाद की तहरीक चल रही है या हुकूमत के खिलाफ जो भी मूवमेंट बन रही है उसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर मुस्लिम लीग नून है। और ये अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी या नाकामी तय करेगी कि मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून का क्या किरदार बनेगा। और जहाँ तक ये ताल्लुक है कि अवाम बहुत मसाइल का शिकार हैं, आम आदमी को जो है वो बहुत ही अपनी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन इस सूरत में इसके बावजूद कुछ लोगों से बातें हुई तो लोग आम इंतखाबात के लिए भी तैयार हैं। अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है अदम एतमाद की तो लोग नए इलेक्शन के लिए दोबारा जाने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान की हिस्ट्री भी है कि 3-4 साल के बाद हुकूमतें जाती हैं, जमहूरी सेटअप अपना पूरा हिस्सा, पाकिस्तान की तारीख देखी जाए तो सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो कुछ अरसे बाद पैदा होता है और वैसी ही सूरत हाल इख्तियार हो जाती है। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे के बाद अब कुछ मुआशी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा सरमाया आने की राह में रुकावट डाली गई थी जिसे नाकाम बना दिया गया है। इत्तलात ये हैं कि एक जो बेनामी अथॉरिटी थी उसके अफसरान ने कुछ कदगनें लगाई थीं, लेकिन वो कदगनें गलत थीं। नुकसान किस तरीके से पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, बेनकाब किस तरीके से हुआ, भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, बैरूनी सरमाया पाकिस्तान में लाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो हुकूमत है जो ये क्लेम करती है कि हम वो है जो बैरूनी सरमाया पाकिस्तान में लाने के लिए फ़ज़ा को साजगार बनाने वाले हैं। तो फ़ज़ा को साजगारी के दौरान ही ये कदगनें लगाने वाले कौन से आ गए? यासिर, बिल्कुल, पहले हमें ये ज़रूर देखना होगा कि किसी भी मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली सरमायाकारी के बगैर मुमकिन नहीं होती। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ कुछ ऐसे अनासिर सरकारी इदारों में मौजूद हैं जो मुल्की कंपनियों को, पाकिस्तानियों को, जो अगर बैरून मुल्क से बाहर जाएँ, वहाँ काम करें, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करें, वहाँ से कमाएं और पैसा लीगल तरीके से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए से पाकिस्तान लाएं और यहाँ इन्वेस्ट करें, उनकी राह में रुकावटें खड़ी की जाती हैं। और वो कंपनियाँ जो गैर मुल्की हैं, जो यहाँ पर आके पैसा बाहर लेके जाती हैं, उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है बदकिस्मती के साथ। उन्हें ये फैक्ट जो रिफ्लेक्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी की सब कॉन्टिनेंट में आज भी हमें दिखाई दे रही है।
मामला ये था, दिसंबर 2019 में बेनामी अथॉरिटी के अफसरान ने केस बनाया और हमें प्रेस रिलीज जारी की गई और हमें कहा गया कि पाकिस्तान की तारीख का बेनामी का सबसे बड़ा स्कैंडल है कि एक कंपनी टेक्नो इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसकी एक और कंपनी SAS, जिसके पास पैसा था, जिन्होंने पाकिस्तान की मुख्तलिफ अजला में जिनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद थी, वो ये सब बेनामी से हैं और हमने केस बना दिए। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस है, अरबों रुपए मालियत का केस चला, दस्तावेजी शवाहिद सामने आए और उसके बाद अल्टीमेटली फेडरल अपील ट्रिब्यूनल ने उस सारे रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया है जो तकरीबन 2.25 साल तक ज़ेरे समात रहा। उस दौरान तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद रहे इस कंपनी के, मनकूला और गैर मनकूला जायदाद को अटैच कर दिया गया। उसके बाद आज ये जो फैसला जारी हुआ है उसमें बताया गया है कि ये गलत फैसला था और बेनामी अथॉरिटी के जो मेंबरान थे उन्होंने इंडिपेंडेंट अपना माइंड ही अप्लाई नहीं किया, दस्तावेज पर गौर ही नहीं किया कि किस तरीके के साथ शफाफ तरीके से ये सारी ट्रांजैक्शन हुई थी, लेकिन गलत तरीके के साथ एक कंपनी को फंसाया गया। इस बात की सजा दी गई कि बैरून मुल्क से वो पैसा कमा कर लाए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए से लाए और उनकी राह में रुकावटें खड़ी कर दी गई और उनके ऊपर एक पाकिस्तान के कानून के तहत एक इंतहाई सख्त मुश्किल तरीन मुकदमा बनाया, उसको उड़ा दिया गया है। उसके साथ ये कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने गलत मुकदमा बनाया, गैर मुनसिफाना था, अब उसके हक में फैसला दे दिया गया। लेकिन सवाल ये है, कौन वो लोग थे जिन्होंने 2.5 साल तक इस सरमायाकारी की राह में रुकावट डाली, किसके इंटरेस्ट को सर्व किया? ये वो रुकावटें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत से मंसूबे जो बराह रास्त आवाम को रोज़गार मुहैया करने से मुतल्लिक हैं, मुआशी तरक्की से मुतल्लिक हैं, जो आवाम में बेरोज़गारी को कम कर सकते हैं, उनकी राह में रोड़े अटकाए जाते हैं। इसको प्राइम मिनिस्टर को देखना होगा। ऐसे लोग मौजूद हैं जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं सरकारी दस्तावेज में। इसी तरह दूसरा मामला, एक सरकारी अफसर ने ब्यूरोक्रेट्स के सामने आवाज बुलंद कर दी है, दबाव डाला गया। वही मामला गैर मुल्की कंपनी का कि उसको फैसिलिटेट करना था, उसने इनकार किया, उसके ऊपर दबाव के नतीजे में उसने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को खत लिखते हुए इस्तीफा दे दिया है, जिनका नाम है डॉक्टर नवाज अहमद साहब। DG LNG है, सेक्रेटरी पेट्रोलियम अली रजा भुट्टो साहब के खिलाफ खत लिख के उन्होंने ऐसे ही अफसरान चाहिए जो आवाज बुलंद करें और मुल्की सरमायाकारी की राह में रुकावट डालने वालों को बेनकाब करते रहें। और वजीर आजम को यह सोचना होगा, मुतल्लिका अथॉरिटीज को सोचना होगा कि ये कौन से लोग हैं, इनकी इंटेंशंस क्या होती हैं जिसकी वजह से सरमायाकारी में रुकावट पैदा होती है। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी साहब, राव खालिद साहब, सईद खाबर साहब और राना अजीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। दिलास स्टार से मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।